प्यारे बच्चों, आज मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आया हूं, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता का संबंध। सभी को पता है, मोस्ट फेमस इक्वेशन है ये, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E = mc²। इसको लिखने का सही तरीका है m = E/c²। हियर E is the energy and c is the speed of the light and m is the increment in the mass। ये बातों को आप समझ रहे हैं। हम इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। तो आप सभी बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिए अगर आप जानना चाहते हैं ये रिलेशन कहाँ से आया है। आइए इसको स्टार्ट कर देते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में जो है कोई ऑब्जेक्ट है। एज्यूम दैट वी हैव ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m। This object is moving with some velocity small v। See here m is the moving mass। सभी को पता है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मास कांस्टेंट नहीं होता है बल्कि वेलोसिटी के चेंज होने पर चेंज होता रहता है। तो एज्यूम कर लो कि कोई बॉडी हमारे पास में है, उस बॉडी का रेस्ट मास हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वो m0 है। लेट अस consider a body of rest mass m0। m0 is the rest mass, ठीक है, which is constant, and the moving mass of the body is small m। moving mass of the body is small m, right, and its velocity is v at any instant। ये हम लोग समझ लेते हैं, इस बात को आप लिख लीजिएगा। लेट मान लिया जाता है v be the velocity at any instant, right, this is the velocity of the body at any instant। can you find the momentum of the body? क्या आप इस बॉडी का मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो? बोलो। यस, यू कैन फाइंड। सो प्लीज यू राइट डाउन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, this is the product of the mass and the velocity in the direction, and it is directed in the same direction as that of the velocity। so linear momentum of the body we can find p equals mass into velocity। सभी को जानते हैं इस बात को। अच्छा ये बताओ, इस बॉडी के लिए अगर हम बात करें, मोमेंटम को हमने फाइंड कर लिया है p equals mv। हम ऐसा मान सकते हैं कि बॉडी अगर मोशन में है तो इसके मोशन की डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हुआ है। एज्यूम कर लो बॉडी की जो वेलोसिटी वो लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब है कोई न कोई एक्सेलरेशन है। बाय द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसके मुताबिक बॉडी पर कोई न कोई फोर्स लगा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो बॉडी पर कोई न कोई फोर्स होगा। सो कंसीडर दैट देयर इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट F be the force applied on the body in direction of the force, in direction of force। मैंने इस लेक्चर का जो है वो 4 साल पहले, करीब 5 साल पहले मैंने इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो एज्यूम आज मैं दोबारा प्रूफ कर रहा हूँ, इच्छा हुई तो मैंने कहा लाओ दोबारा इस पर एक नया वीडियो तैयार करता हूँ और अच्छी सरल लैंग्वेज में स्पष्ट तरीके से, सो दैट आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ इसका डेरिवेशन, यानी कि क्लास 10th क्लास का बच्चा भी इसको समझ सकता है। थोड़ी सी बातें हैं जो हम लोग कैलकुलस के माध्यम से समझेंगे, हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम कर लो कि बॉडी पर कोई फोर्स लगा हुआ है जो उस बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में लगा हुआ है। देन बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन,
देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, Newton's law of motion, you know what is Newton's second law? The force applied is the rate of change of the linear momentum. Yes, F equals dd of the p. सभी जानते हैं इस बात को. फोर्स इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम. अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उस बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स की वैल्यू जो होती है वो अगर बात करें तो इन मैग्नीट्यूड वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज इन मोमेंटम की जस्ट अपोजिट होती है. सभी को पता है. अब जरा ध्यान से देखो चीज यहां पर. हियर what is the value of the momentum? P equals mv, so we can write down d dt of mv. ये रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, याद रखें इस बात को. और एक विशेष बात, हम इस रिलेशन को प्रूफ कर रहे हैं बाय द अप्रोच ऑफ द आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और जब बात आती है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, इन द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अगर बात करें तो मास और वेलोसिटी बोथ आर वेरिएबल. Please write down this one. In relativistic mechanics, both mass small m and velocity that is small v are variable. ठीक है भाई, दोनों वेरिएबल है. तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. हम मास और वेलोसिटी को दोनों को वेरिएबल मानते हुए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. इस बात को ध्यान रखें. सो इन द relativistic mechanics both mass and the velocity are variables, so we have to differentiate this one relation keeping in mind that both mass and the velocity are variable with respect of time. So dear friends, force F equals d dt of mv. एक काम करें, सभी को पता होगा डिफरेंशिएट कैसे करोगे. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो वी कैन राइट डाउन F equals m dv by dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज v d dt ऑफ m. ऐसा कुछ हो जाएगा. ये वैल्यू होगी भैया फोर्स अप्लाइड की. चलो एक काम तो हो गया, इसको आप नोट कर लो, मैं इसको रेज करता हूं. अब जब बॉडी पर फोर्स लगा हुआ है, बॉडी मोशन में है, तो क्या बॉडी अगर कुछ डिस्प्लेस होगी तो कोई वर्क होगा? बिल्कुल होगा. एज्यूम दैट बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द force along the direction of the force by very small instant dx. मान लेते हैं, let body moves along direction of force through very small distance, very small distance. से dx मान लेते हैं, dx मूव कर गई है. देन अमाउंट ऑफ द वर्क डन, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क तो होगा ही. अमाउंट ऑफ वर्क डन सभी को पता होना चाहिए, वर्क भी छोटा सा होगा. एंड बाय द work energy theorem, whenever we perform some work on a body then there is a change in the kinetic energy of the body, है ना. क्लास 11th में आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, जब भी किसी बॉडी पर कोई हम वर्क करते हैं या रिसीव करते हैं बॉडी से तो क्या होता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है. दिस विल बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी dk, एंड दिस कम्स इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, या F डॉट dx कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट. सो अमाउंट ऑफ द वर्क डन आर द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स F डॉट dx. एक काम कर दो, ये फोर्स की वैल्यू रही, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रही, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो.
सो ये क्या हो जाएगा, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dx। डायरेक्शन दोनों की सेम है तो cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो इसको मल्टीप्लाई करो तो जरा बताओ कि बॉडी के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हुई। स्मॉल मूवमेंट के लिए, बहुत थोड़े से मोमेंट के लिए अगर बॉडी मोशन में है तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी होगी, डी के इक्वल्स, इसको मल्टीप्लाई करो, डी एक्स मल्टीप्लाई कर जाएगा एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी डी एम बाई डी टी डी एक्स। सही बात है। अब एक काम कर सकते हो, ये देखो पार्शियल डेरिवेटिव है, वैसे मुझे इसका सिंबल डेल लगाना था लेकिन मैंने डी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। अब एक काम करो, आप डी एक्स अपॉन डी टी को साथ में ले लो, इनको साथ में ले लो। तो ये बताओ जरा, सभी को पता होना चाहिए कि डी एक्स अपॉन डी टी दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन, और ये किसकी इक्वल होती है बताओ, ये वैल्यू वेलोसिटी की इक्वल होती है। तो यानी हम इसको ऐसा कर सकते हैं, m इंटू डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इंटू डी वी प्लस, वैसे यहां जरा देखो डी एक्स अपॉन डी टी क्या बनेगा, v वेलोसिटी, v इंटू वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर डी एम। ऐसा कुछ हुआ भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिल गई, mv dv प्लस वी स्क्वायर dm। इस रिलेशन को आप नोट कर लो कहीं पर और ठहरो कुछ टाइम के लिए, मैं नीचे रेज कर देता हूं। इस बात को सभी जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम is known as the velocity. Instantaneous rate of change of the position with respect of time is known as the velocity, right? चलिए, ये बातें यहां पर हो गई। अब बची बात, ये जो मास है ये मास वेरिएबल है। सो बाय द आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नाउ यू राइट डाउन नोट। क्या नोट रहेगा, बाय आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जरा बताओ, जो मूविंग मास होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मूविंग मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, m इक्वल्स होता है भैया रेस्ट मास m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये बात सब जानते हैं, सभी को पता भी होनी चाहिए। मूविंग मास इक्वल्स रेस्ट मास अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हियर v is the velocity at that instant and c is the speed of the light which is constant in vacuum। क्या वैल्यू होती बताओ स्पीड ऑफ लाइट की, 2.9979245 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए, ये बात सब जानते हैं कि जो मास होता है वो वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल होता है। बॉडी मोशन में होगी तो उसका मास चेंज करता रहेगा। तो एक काम कर दो, हम चाहते हैं क्या है कि ये जो रूट है ये यहां से हट जाए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर डालो। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, प्लीज यू राइट डाउन। ये कुछ सामान रखे हैं इंस्ट्रूमेंट। चलिए, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कीजिए तो जरा बताइए क्या मिलेगा आपको। इधर आपको मिलेगा भैया m स्क्वायर, इधर मिलेगा आपको m नॉट का स्क्वायर, इधर देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही मिलेगा। अब एक काम कर डालो, इसको ले लो भैया एलसीएम वगैरह, तो m स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ, m नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ तो m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 मान लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, तो क्या मिलेगा बताओ, मिलेगा आपको m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। नोट करो इस बात को, तो ये ऐसा कुछ मिला।
अभी मैंने बताया आपको कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो मूविंग मास है ये वेरिएबल है। और याद रखना जो वेलोसिटी है वो तो वेरिएबल है ही, क्योंकि बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ है तो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही होगी। केवल यहां पर अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो है रेस्ट मास और है स्पीड ऑफ लाइट। हियर रेस्ट मास एंड द स्पीड ऑफ लाइट बोथ आर कांस्टेंट। So now again you differentiate with respect of time, keeping in mind that rest mass and the speed of light in vacuum is constant. So differentiate again. So differentiating the evaporation, you आप इसको लिखिए इस बात को। Now differentiate the relation, मतलब यही relation जो ऊपर लिखा गया है, the evaporation keeping in mind that rest mass and the speed of light is constant, moving mass and the speed of the object, velocity of the object is variable. So now differentiate the relation, differentiate करिए तो भैया क्या मिलेगा? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, जरा यहां देखो, यहां दोनों ही क्या है, इसमें सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है मगर एम स्क्वायर वेरिएबल है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा बताओ? 2m dm सी स्क्वायर। अच्छा जरा इसको देखो तो यहाँ m और v दोनों वेरिएबल हैं, तो ये क्या मिलेगा बताओ? पहले हम मास को करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? 2m dm v स्क्वायर। और फिर देखो इसके बाद हम वेलोसिटी को करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये 2v dv m स्क्वायर। अब बची बात राइट हैंड साइड की, तो जरा देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड में दोनों ही क्या है? कांस्टेंट है। रेस्ट मास और स्पीड ऑफ लाइट दोनों ही कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो चलो ये क्या हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। अरे करोगे मगर 0 मिलेगा, मतलब ये नहीं कर सकते, मतलब ये है कि 0 मिलेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होगा। ऐसा कुछ मिल गया तो एक काम है, तुम यहां से कर सकते हो ना, तुम एक काम कर दो, इस 2m dm v स्क्वायर को और इसको उधर जो दोनों नेगेटिव हैं उनको लेके चले जाओ राइट हैंड साइड में, ठीक है? या मैं ऐसे कर देता हूं 2m dm v स्क्वायर प्लस 2v dv m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 2m dm c स्क्वायर। देखो दोनों साइड से 2m और 2m कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा बताओ? हमें यहां मिल जाएगा भैया v स्क्वायर dm प्लस यहां क्या मिलेगा बताओ? यहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा mv dv। अरे भाई m स्क्वायर में से एक m बचेगा ना, mv dv, तो mv dv। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई बताओ? सी स्क्वायर dm के इक्वल आ गई ये वैल्यू, सी स्क्वायर dm। यस, ऐसा कुछ मिल गया भाई। देखो ना, ये जो वैल्यू मिली हमको v स्क्वायर dm प्लस mv dv, ये वैल्यू किसके इक्वल मिल गई? ये वैल्यू हमको मिल गई है v स्क्वायर dm के, सी स्क्वायर dm के इक्वल। तो अगर मैं रिलेशन 2 और रिलेशन 1 को कंबाइन करूं, जरा देखूं, जोड़ूं, कनेक्ट करूं, तो क्या मिलता है बताओ? mv dv प्लस v स्क्वायर dm की वैल्यू किसके इक्वल आई? सी स्क्वायर dm के इक्वल आ गई। तो लिखो फ्रॉम द रिलेशन 1 एंड 2। मैं इसको रेज करने जा रहा हूं ऊपर, ठीक है? सो फ्रॉम द रिलेशन 1 एंड 2, फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2 बताओ क्या मिला आपको जानकारी? ये जानकारी मिल रही है जो काइनेटिक एनर्जी है डी के, ये किसके इक्वल होने जा रही है? सी स्क्वायर डीएम के इक्वल होने जा रही है ना? काइनेटिक एनर्जी डी के इक्वल्स सी स्क्वायर डीएम भाई, ठीक है? चलो ऐसा हो गया। तो ये तो बॉडी की छोटी सी काइनेटिक एनर्जी हुई छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। जब छोटा सा मास चेंज हुआ तो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास में कुछ इस तरीके से आ रही है, सी स्क्वायर डीएम। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि बॉडी रेस्ट मास से मूविंग मास में आई है
रेस्ट मास m नॉट था, मूविंग मास स्मॉल m है, तो जरा बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्या करोगे? इंटीग्रेट। देयरफॉर नेट काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करोगे भाई? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? चलिए ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देयरफॉर नेट काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रल डी के नेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स इंटीग्रल डी के इक्वल्स इंटीग्रल सी स्क्वायर डी एम, और कहां से कहां? मास के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो रेस्ट मास m नॉट से मूविंग मास m में आया है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा m नॉट से m के लिए। ये होगी लिमिट। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल dm सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो सी स्क्वायर ये आ जाएगा तुम्हारा m भाई, इंटीग्रल dx x होता है, और लिमिट को लगा दो m नॉट से m के लिए। तो क्या करें अब? एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, m माइनस m नॉट। और ये देखो क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी मिल रही तुमको ना, तो भैया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? हम कह सकते हैं देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स सी स्क्वायर इंटू m माइनस m नॉट। अब जरा बताओ इसका मतलब क्या है? ये तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिल रही है। By this relation we can say the kinetic energy of the body at any instant will be the product of the, what is this? Increment in the mass to the square of the velocity of the light. By this relation we can say the kinetic energy of the body, moving body at any instant will be the product of the increment in the mass to the square of the speed of the light. So therefore definitely we can say from this relation, when body was at rest, means body have the rest mass at that time, definitely there will be some type of the energy, and that energy is known as the rest mass energy. So from this relation we can write down, from this relation body must will have or possess some type of rest energy, some type of rest energy, that is the rest energy equals, we can say, c square into rest mass. Rest mass energy equals rest mass into c square, m naught is into c square. This will be the rest mass energy. So the total energy will be the sum of the kinetic energy and the rest mass energy. Now total energy of the body, total energy of the body, total energy of body. The total energy will be the sum of the kinetic energy and the rest mass energy. Which one? Rest mass energy. Kinetic energy plus rest mass energy. And kinetic energy equals, you know what? Kinetic energy equals this much. This is the kinetic energy. C square into m minus m naught. Rest mass energy is equal to m naught c square. Please simplify this one. You will get mc square minus m naught c square plus m naught c square. This one cancel out. Your answer is E equals mc square, or you can say m equals E over c square. Hence proved. This is the most famous Einstein's mass energy equivalence relation. From this relation, E equals mc square or m equals E over c square, we can say whenever we supply some type of energy to a body, then there is an increment in the mass of the body by, in this way, E upon c square.
It means if a body is hot, then it will have some excess energy than when it was colder, right? So whenever you supply some type of energy to a body, then there is an increment in the mass. Here m is the increment in the mass, which is equal to energy supplied upon c square. So I hope आप सभी को आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया होगा। यही है इसका प्रूफ भैया। E इक्वल्स एम सी स्क्वायर लिखना उचित नहीं है, इसको लिखा जाना चाहिए m इक्वल्स E ओवर सी स्क्वायर। थैंक यू।